नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपना टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम टॉपिक आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक मूलभूत आधार माना गया है। ऐसा माना गया है कि आश्रम व्यवस्था के द्वारा प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को एक व्यवस्थित कालक्रम के अंतर्गत बांट करके जीवन जीने का वास्तविक तरीका समझाया था। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने, ब्रह्मा ने व्यक्ति को जब धरती पर अवतरित किया तो उसे प्रत्येक इंसान को 100 वर्ष की उम्र के साथ इस धरती पर भेजा है। ऐसा माना जाता है इसी 100 वर्ष की काल गणना के आधार पर भारतीय ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था की शुरुआत की। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हैं वह 4 आश्रम बनाए और 4 आश्रमों का अलग अलग कालखंड निर्धारण किया गया और कालखंड निर्धारित करने के साथ ही प्रत्येक आश्रम के साथ कुछ विशेष कार्य व्यक्ति के जीवन के साथ जोड़ दिए गए। हम अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें महसूस होता है कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में विभाजित करके 100 वर्ष की काल गणना के आधार पर 25-25 वर्ष के प्रत्येक आश्रम को निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत हम जब 4 काल खंडों के अंतर्गत 4 आश्रमों को विभाजित करते हैं तो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक के आश्रम को हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत मानव शिक्षा प्राप्त करता है और वह ब्रह्मचर्य जीवन का व्यतीत करते हुए शिक्षा एवं संस्कार और मानव जीवन के मूल्यों की अपने जीवन में आत्मसात करता है। तो ब्रह्मचर्य से तात्पर्य जीवन में एक संयमित जीवन के साथ विद्या अध्ययन करके श्रेष्ठता हासिल करना ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल आधार माना गया है। द्वितीय स्तर पर आता है हम ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से तात्पर्य वह आश्रम जिसमें 26 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई। इसमें व्यक्ति अपने गृहोचित दाम्पत्य जीवन का अनुसरण करता है। सृष्टि के चलायमान के लिए वह संतान उत्पत्ति का कार्य भी करता है। उनकी देखभाल, रख रखाव, उनकी जीवन सुरक्षा और उनकी मूलभूत सुविधाओं को भी वह जुटाता है। इस प्रकार एक गृहस्थ जीवन का कार्य वह इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत करता है। ये कालगणना 26 से लेकर के 50 वर्ष तक मानी गई है। इसमें व्यक्ति एक गृहस्थ जीवन की जो भी दायित्व हैं उनका निर्वहन करता है। वह एक उसके बाद वह पिता बनता है। उसके बाद में वह पिता के साथ साथ अपने संतान के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। वह माँ बाप के प्रति भी उसकी जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन करता है। इस प्रकार एक व्यवस्था की गई है। उसके बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम। 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत व्यक्ति विद्याध्ययन करता है, ईश्वर की स्तुति करता है, गृहस्थ जीवन की संपूर्ण जो क्रियाकलापों को त्याग करके वह आत्म मंथन, मनोविश्लेषण और ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूजा, उपासना, इसमें अपने धार्मिक कार्यों में तल्लीन हो जाता है। उसे वानप्रस्थ जीवन कहा जा सकता है। इस प्रकार ये 75 वर्ष तक के कार्यकाल को वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता है। जब हम आगे की बात करते हैं तो 71 वर्ष से लेकर के
100 वर्ष तक का 76 वर्ष से लेकर के 76 से लेकर 100 का जो कालक्रम है वह अंत का समय होता है, जिसे संन्यास आश्रम कहा जा सकता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति संपूर्ण सांसारिक क्रियाकलापों को त्याग करके एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करता हुआ वह साधु की तरह जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक प्रकार से अरण्य वन में जाकर के अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए जो क्रियाकार क्रियाकलाप करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो स्तुति आराधना करता है, वह उसका संन्यास जीवन होता है। जिस प्रकार एक साधु सन्यासी होता है वह अपने जीवन काल के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थितियों को, संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुख सुविधा को त्याग करके सिर्फ मात्र जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्विचार के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कार्य करता है उसे हम संन्यास आश्रम कहते हैं। इस प्रकार भारतीय ऋषि मुनियों ने मानव जीवन पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव के आचरण, व्यवहार, कार्य और चरित्र को एक कालखंड के आधार पर परिभाषित करके एक सद संस्कृति, सद संस्कार के द्वारा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के कारण ही है वो आश्रमों की व्यवस्था की गई। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था जीवन जीने का एक व्यवस्थित तरीका है, जो भारतीय धर्म, आस्था और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। धन्यवाद।